मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया के एक ऐसे सितारे थे जिनकी आवाज ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1940 को अमृतसर के पास एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी आवाज में जो मिठास और जादू था, उसने उन्हें भारतीय संगीत जगत का नायाब हीरा बना दिया। रफ़ी साहब का बचपन बहुत साधारण था। उन्होंने अपने शुरुआती दिन पंजाब में बिताए, जहां संगीत का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि बचपन में रफ़ी साहब के पास न तो महंगे संगीत के उपकरण थे और न ही संगीत सीखने का कोई साधन, लेकिन उनके अंदर संगीत के प्रति जो जुनून था, उसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। वह बचपन में गांव के आसपास घूमते हुए मस्त होकर गाया करते थे। उनके बड़े भाई हामिद ने उनके संगीत में रुचि को पहचाना और उन्हें संगीत सिखाने का निर्णय लिया। उनकी पहली संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से हुई। रफ़ी साहब ने गायकी में अपना हुनर निखारने के लिए कड़ी मेहनत की और जल्द ही उनकी आवाज में वो कमाल का जादू पैदा हो गया जिसने भविष्य में लाखों दिलों को छू लिया। करियर की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी का करियर आसान नहीं था। उन्हें शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर बढ़ाया। उन्होंने पहली बार 1941 में लाहौर में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका पाया। इस फिल्म में उन्होंने संगीत निर्देशक श्याम सुंदर के साथ काम किया। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन यह रफ़ी साहब के लिए एक बड़ा अवसर था। 1950 में रफ़ी साहब मुंबई चले गए और यहां उन्हें संगीत निर्देशक नौशाद साहब से मिलने का मौका मिला। नौशाद साहब ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब का पहला बड़ा ब्रेक फिल्म पहले आप 1944 में आया, जिसमें उन्होंने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में एक गाना गाया। लेकिन असली सफलता 1946 में आई, जब उन्होंने फिल्म अनमोल घड़ी में गाया। रफ़ी नौशाद की जोड़ी मोहम्मद रफ़ी और नौशाद की जोड़ी ने भारतीय संगीत जगत को कई सदाबहार गाने दिए। 1950 और 1960 के दशक में रफ़ी और नौशाद की जोड़ी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। नौशाद साहब ने रफ़ी की आवाज को ऐसे निखारा कि उनकी आवाज हर संगीत प्रेमी के दिल में बस गई। फिल्म बैजू बावरा, दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे गाने आज भी सुने जाते हैं और रफ़ी साहब की आवाज की महानता का एहसास कराते हैं। विविधता भरी आवाज मोहम्मद रफ़ी की सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी आवाज की विविधता। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वह रोमांटिक गाने हों, भक्ति गीत हों, देशभक्ति गीत हों या फिर मस्ती भरे गाने। रफ़ी साहब की आवाज में एक ऐसा लचीलापन था कि वह हर अभिनेता की आवाज में ढल जाते थे। चाहे वह दिलीप कुमार हों, देव आनंद, राज कपूर या शम्मी कपूर, हर अभिनेता के लिए रफ़ी साहब ने गाया और हर बार उनकी आवाज बिल्कुल अभिनेता की पर्सनैलिटी के साथ मेल खाती थी। शम्मी कपूर के लिए गाए गए गाने जैसे चाहे कोई मुझे जंगली कहे और याहू, चोरी चोरी चुपके चुपके ने तो धूम मचा दी। शम्मी कपूर ने कई बार कहा कि रफ़ी की आवाज ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। व्यक्तिगत जीवन मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही विनम्र और सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी अपनी लोकप्रियता का घमंड नहीं किया। रफ़ी साहब धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वह अक्सर कहा करते थे कि उनकी आवाज ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। वह अपने काम से प्यार करते थे और इसके बदले में ज्यादा पैसे या शोहरत की चाहत नहीं रखते थे। उनकी सादगी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। रफ़ी साहब ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास किया और कई बार उन्होंने जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक मदद भी की, लेकिन कभी इस बात को प्रचारित नहीं किया। लता मंगेशकर के साथ विवाद। हालांकि रफ़ी साहब का स्वभाव बहुत ही शांत और सहयोगी था, लेकिन उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका लता मंगेशकर जी के साथ विवाद हो गया। यह विवाद रॉयल्टी के मुद्दे पर था। लता मंगेशकर चाहती थीं कि गायक और गायिकाओं को उनके गाए हुए गानों की रॉयल्टी भी मिले, जबकि रफ़ी साहब का मानना था कि एक बार पारिश्रमिक मिल जाने के बाद रॉयल्टी की जरूरत नहीं होती। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कुछ समय के लिए दूरियां आ गईं और उन्होंने साथ में गाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद
दोनों के बीच सुलह हो गई और उन्होंने फिर से साथ में कई बेहतरीन गाने दिए। उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 1 बार उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनके गाए हुए गानों की संख्या और उनकी विविधता उन्हें एक अद्वितीय गायक बनाती है। चाहे वह हिंदी फिल्में हों, बंगाली, मराठी, गुजराती या फिर तेलुगु, हर भाषा में रफ़ी साहब ने गाया और हर भाषा में उनकी आवाज़ को पसंद किया गया। अंतिम दिन और निधन रफ़ी साहब के जीवन के अंतिम कुछ वर्ष भी संगीत से जुड़े रहे। 31 जुलाई 1980 को, जब वह केवल 55 वर्ष के थे, एक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस दिन भारतीय संगीत ने अपनी सबसे कीमती धरोहर खो दी। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।